हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग वर्ब चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स एंड मॉडल्स क्या होते हैं। अभी तक हमने जितने भी वर्ब्स पढ़े थे वो फाइनाइट वर्ब्स थे, वर्ब्स को पढ़ा था, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ा था और आज के सेशन में ही हम वर्ब का एक और टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, याद होगा आपको, हमने वर्ब के चैप्टर में ही एक पार्ट पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ऑक्सिलरी वर्ब में ही मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं। वेल, नॉन फाइनाइट वर्ब भी वर्ब का ही एक काइंड है, बट है क्या आखिर में, ये सारी चीजें आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो सबसे पहले डाल लेते हैं एक नजर कि आज के सेशन में हम लोग क्या कुछ कवर करने वाले हैं। तो ये है आज का कंटेंट्स कि जो जो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स का हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं और किस यूज में आते हैं। फिर टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जो आपने अक्सर अपनी लाइफ में आप यूज करते हैं, बट इनके टाइप्स क्या होते क्या है, कैसे पहचानना है, कैसे नहीं, क्यों इनको नॉन फाइनाइट बोला जाता है, वो सब कुछ आज यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, जेरेंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स। एक्चुअली ये तीनों टाइप्स हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, तो इनको भी हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। इनफैक्ट ये भी समझेंगे कि इनको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। उसके बाद हम मॉडल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मॉडल्स, मतलब हम मॉडल्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे मॉडल्स की, कॉमन मॉडल वर्ब्स को हम जानेंगे कौन से होते हैं, और इन मॉडल्स के यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इन मॉडल्स को यूज करना चाहिए, वो सब कुछ आज इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज जो इस सेशन में हम कवर करेंगे वो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। यहाँ पर हमको दोनों ही कवर करने हैं फ्रेंड्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी कवर करना है और मॉडल्स भी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब से, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। मतलब सेकंड पार्ट नहीं, इसी के पार्ट में आगे चलकर हम लोग मॉडल्स को कवर करेंगे। तो फिलहाल हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स की ओर बढ़ते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते क्या हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बता दूं, here is a disclaimer, the images used in our slide deck are for educational purposes only। जितनी भी images हमने यूज करी है, कंटेंट हमने यूज करा है, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Okay, so let's begin this session. First of all, let us see the introduction of non-finite verbs. सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स का। दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है, उससे जानने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज एक्शन ऑफ एनीथिंग, है ना, एनी एक्शन दैट वी डू, एनी पोजीशन दैट इज शोन और एनी एग्जिस्टेंस वर्ब दैट इज शोन, दैट इज नोन एज वर्ब। ओके, वर्ब को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वर्ब में हम वो सारे वर्ड्स को कवर करते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी एक्शन को, किसी स्टेट या बीइंग को, या फिर किसी पोजीशन को। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो शब्द हैं वो दिखने में बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे कि वर्ब होते हैं, लेकिन वो वर्ब का ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। अब ये कैसी बात हुई भला। वर्ब का फंक्शन हम जानते हैं एक ही है, वो है एक्शन को परफॉर्म करना। यदि कोई शब्द देखने में तो वर्ब जैसा हो, लेकिन वो एक्शन को परफॉर्म ना कर रहा हो या वो एक्शन के लिए यूज ना किया गया हो, तब उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर वर्ब्स देर आर नॉट लिमिटेड बाय टेंस, जो कि टेंस से लिमिटेड नहीं है, मतलब वो टेंस के केस में यूज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप इनको प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, पास्ट टेंस में नहीं, या पास्ट टेंस में इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनमें टेंसेस के रूल अप्लाई नहीं होते। सेकेंडली, पर्सन से भी ये वेरी नहीं करते। जैसे पर्सन में
हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाते हैं। सिंगुलर पर्सन के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, या प्लूरल पर्सन के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ऐसा नहीं होता। ये ना ही तो लिमिटेड होते टेंस से, ना ही पर्सन से, और ना ही नंबर से। They do not indicate a specific action or states related to time, subject, or object. Okay? Instead, they function in a more general or abstract manner. बल्कि ये और भी ज्यादा general और abstract manner में रोल प्ले करते हैं, और ये कहीं से भी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, इंडिकेट नहीं करते स्पेसिफिक एक्शंस को या स्टेट्स को या रिलेटेड टू टाइम ना, जैसे कि हम वर्ब में पढ़ते आए हैं। तो ये वर्ब का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और इस तरह के वर्ब्स को बोला जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब पूरे 3 तरह के होते हैं, एक तो इन्फिनिटिव्स, एक जेरेंड्स और एक पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनिटिव्स क्या होता है, जेरेंड्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इनको अभी हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो ना कि लिमिटेड होते हैं टेंसेस से, ना ही लिमिटेड होते हैं पर्सन से, और ना ही नंबर से। मतलब आपके पास आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, ही शी इट आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये हमेशा सेम रहेंगे। इनमें कोई भी चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट नहीं होता। अनलाइक वर्ब्स जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जब जाते हैं तो ही शी इट के साथ हम सिंगुलर वर्ब अप्लाई करते हैं, जबकि आई वी और यू के साथ हम प्लूरल वर्ब्स को अप्लाई करते हैं। तो ये उनसे बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। ना ही ये टेंसेस पे डिपेंड करता है, ना ही ये नंबर्स पे डिपेंड करता है, और ना ही ये पर्सन्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, यदि आप किसी मॉडल्स को यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए कैन की बात आ जाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब में आ जाते हैं, जैसे इन्फिनिटिव है, तो ये जैसे होंगे वैसे एज इट इज यूज होंगे, चाहे सिंगुलर वर्ब हो चाहे प्लूरल वर्ब। ओके, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इन तीनों की डेफिनेशन की ओर, कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, जेरेंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो इनको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में सबसे पहले इन्फिनिटिव्स की बात आती है कि इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं। एन इन्फिनिटिव इज अ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टिपिकली प्रीसीडेड बाय वर्ड टू। देखिए, इन्फिनिटिव एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिससे पहले कि टू का आना आवश्यक है। एग्जाम्पल, टू गो, टू ईट, टू रीड। ओके, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, वर्ब जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब वो है जो वर्ब का ही फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सपोज कीजिए मैं आपसे कहूं कि ही इज रनिंग, तो ये क्या है, वह रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वहां पर वो एक्शन को शो कर रहा है, तो रनिंग वर्ब हो जाएगा। बट अगर मैं आपसे कहूँ रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो क्या यहाँ पर रनिंग वर्ब होगा? क्या वो एक्शन में है? नहीं। मैंने कहा दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, तो मैंने वहां टर्म यूज करी दौड़ना, या रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसका मतलब वहां पर रनिंग एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज वाई वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब नहीं है, क्योंकि वो वर्ब जैसा दिखने के बावजूद भी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक इन्फिनिटिव, एक जेरेंड और एक पार्टिसिपल। दोस्तों, इन्फिनिटिव की एक खासियत है, इन्फिनिटिव को याद करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, when we do something to do something। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर, when we do something to do something is infinitive। when we do something to do something, जब हम कुछ करते हैं किसी दूसरे कार्य को करने के लिए, तो उसको बोला जाता है infinitive। ओके, so Infinitives are used in various ways, such as to express purposes। जब हम कभी भी पर्पस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब अपने मकसद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, या फिर नाउन्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एडजेक्टिव्स को या एडवर्ब्स को, तब हम वहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब्स को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू ईट। अब देखिए, इसमें जो ये वर्ब है वॉन्ट्स एक वर्ब है, जबकि टू ईट एक इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये बोल्ड में है ना, तो टू ईट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ओके, टू स्विम इज हर फेवरेट एक्टिविटी। तैरना या तैरना उसकी एक फेवरेट एक्टिविटी है। शी आस्क्ड हिम फॉर व्हाट, उसने पूछा उससे, किसके लिए पूछा, टू हेल्प।
तो आपने देखा कि जब कोई कार्य करता है किसी दूसरे कार्य को करने के लिए, तो उसमें हम इन्फिनेटिव्स को अप्लाई करते हैं। ओके, वो हमारे इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और जानते हैं इसके बारे में और कि जेरेंड्स क्या होते हैं। अभी तक हमने इन्फिनेटिव के सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को कवर किया है। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि जेरेंड्स क्या होते हैं, फिर इसको पूरा डिटेल में हम फर्दर फिर से जानेंगे कि कौन कौन से वर्ब्स के साथ इन वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जेरेंड्स क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में दूसरा पार्ट आता है, दूसरा टाइप आता है जेरेंड्स। A gerund is a verb form that ends in ing. First of all, जब भी हम वर्ब में ing का प्रयोग करते हैं, अब देखिए वर्ब में ing हमने कई बार प्रयोग में लाया है। यदि हम बात करें कंटिन्यूअस टेंस की, तो उसमें भी हम वर्ब प्लस ing का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कभी हम वर्ब में ing का प्रयोग करें, वो एक्शन को परफॉर्म ना करे, मतलब वो या तो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो। मतलब वर्ब में ing ऐड करने के बाद यदि वह एक नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो हमारा जेरेंड्स कहलाता है। एंड फंक्शंस एज अ नाउन, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि किसी भी वर्ब में अगर हम एक ing को ऐड करें लेकिन वो वर्ब ना रहे, इस इनफैक्ट वो एक नाउन बन जाए in a sentence. Gerunds are used to talk about actions as objects or subjects or the complements. अब gerunds होते क्या हैं? देखिए gerund या तो एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्स की तरह, जो कि नाउन का भी काम होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई नाउन है तो नाउन या तो सब्जेक्ट को बनाएगा या ऑब्जेक्ट को बनाएगा। अब यदि हम वर्ब में ing लगाकर उसको एक नाउन बना देते हैं, एक संज्ञा बना देते हैं, तो वो हमारा जेरेंड्स होता है। ओके, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पर क्या कोई स्विम कर रहा है? नहीं, मैंने क्या कहा कि स्विमिंग मतलब तैरना सेहत के लिए अच्छा है, तो कोई व्यक्ति नहीं तैर रहा। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि स्विमिंग करना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये जो स्विमिंग है ये क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, और जब ये सब्जेक्ट है तो ये एक जेरेंड है क्योंकि एक नाउन है। शी एंजॉयज, वो एंजॉय करती है। क्या एंजॉय करती है? वो डांसिंग एंजॉय करती है। तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए, जैसे ही मैंने कहा शी एंजॉयज, क्या यहाँ पर वो कुछ कर रही है? यस, क्या कर रही है? एंजॉय। क्या वो डांसिंग कर रही है? नहीं, वो डांसिंग को एंजॉय करती है। तो यहाँ पर डांसिंग हमारा जेरेंड हो जाता है क्योंकि वर्ब प्लस ing है जो कि एक नाउन को बना रहा है, जबकि एंजॉयज यहाँ पर वर्ब हो जाता है। His favorite activity is fishing. उसकी फेवरेट एक्टिविटी फिशिंग है, तो फिशिंग क्या हो जाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, जो कि एक्टिविटी को दर्शाता है। तो एक्टिविटी लिखो या फिशिंग लिखो, एक ही बात है। ओके, सो दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जेरेंड्स हो जाते हैं। अब याद रखिए कि कभी भी अगर एक दिखने, जो वो शब्द दिखने में वर्ब जैसा है लेकिन वो एक नाउन की तरह रोल प्ले करे, तो वो जेरेंड होगा। कब? जब वर्ब में ing लगा दिया जाए। और अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखा जाए लेकिन वो एक्शन में नहीं है, तो वो हमारा इन्फिनेटिव होता है, जो कि किया जाता है किसी दूसरे कार्य को करने के लिए। अब आ जाते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स आर वर्ब फॉर्म्स दैट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव्स। अब याद रखिएगा, यदि वर्ब में हम कुछ भी ऐड करके उसे एक एडजेक्टिव बना देते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव का रोल क्या होता है भाई? एडजेक्टिव का रोल होता है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को दर्शाना या विशेषता को बताना किसी भी तरह से, किसी भी रूप में। तो यदि वर्ब में हम कुछ भी ऐड करके, चाहे ing ऐड करो, चाहे ed ऐड करो, चाहे कुछ भी ऐड करो, लेकिन वो एक एडजेक्टिव बन जाना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और used in various verb tenses. There are two types of participles in English. अब सबसे पहली बात तो ये होती है कि पार्टिसिपल्स क्या हैं, जो कि वर्ब की एक एडजेक्टिव फॉर्म है, और ये आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज नोन एज पार्टिसिपल। ओके, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग विद ing। दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल्स। ओके, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, वो क्या होता है? दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो अभी हम सिर्फ ऐसे पार्टिसिपल की बात करते हैं, दो पार्टिसिपल की। अगर वर्ब में ing लगाकर किसी नाउन की क्वालिटी को बताया जाए, अगर किसी वर्ब में ing लगाकर वो किसी की क्वालिटी को बताता है, किसी को डिस्क्राइब करता है, एनी हाउ क्वालिफाई करता है, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जबकि अगर वो ed या फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके किसी को क्वालिफाई करता है, तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ओके,
फॉर एग्जाम्पल द बार्किंग डॉग्स चेज द स्क्विरल। सो बार्किंग डॉग मतलब भौंकता हुआ कुत्ता। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। द ब्रोकन वेस नीड्स टू बी रिपेयर्ड। जो टूटा हुआ वेस है, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ वेस को रिपेयर की जरूरत है। तो पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव। Having finished her homework, तक्षवी went out to play. अपना होमवर्क कर लेने के बाद या कर चुकने के बाद तक्षवी खेलने चली गई। ओके, सो आपने having finished her homework. ओके, सो finished यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है जो कि having के बाद लगता है। अब ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। देखिए, अब इसमें अगर हम देखें तो ब्रोकन हमारा पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, लेकिन अगर हैविंग के बाद कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। याद रखिएगा, वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म को यूज किया जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रयोग में लाया जाए तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इन्फिनेटिव को फिर से इलाबोरेट करना शुरू करेंगे। अभी तक हमने इन्फिनेटिव का सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन देखा था, जबकि अब हम इन्फिनेटिव को इलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव का एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। The infinitive is the base form of verb. Base form means first form of verb. It is often preceded by the word to and is used in a variety of ways to express purposes, desires as subjects or objects or after certain verbs, adjectives and nouns. ठीक है, तो जो infinitive है वो base form है, मतलब verb की first form है, often preceded by to. देखिए, अक्सर to के साथ हम verb first form का प्रयोग करते हैं, हमारे infinitive का एक स्ट्रक्चर होता है। एंड इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके से यूज होता है, लेकिन आपको एक ही बात हमेशा ध्यान रखनी है, दैट व्हेन वी डू समथिंग टू डू समथिंग, इस स्ट्रक्चर में हम लोग इन्फिनेटिव्स को अप्लाई करते हैं। वैरायटी ऑफ वेज टू एक्सप्रेस पर्पसेस, डिजायर्स। पर्पसेस क्या होता है भाई, जब हम कोई कार्य करें किसी दूसरे कार्य को करने के लिए, तो पर्पस है दूसरे कार्य को करना, वो हमारा पर्पस है, मकसद है। तो उस पर्पस को शो करने के लिए हम लोग इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं। साथ में डिजायर्स का, ठीक है, इच्छाओं को शो करने के लिए, सब्जेक्ट्स को शो करने के लिए, और ऑब्जेक्ट्स और अदर सर्टेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स। ओके, अब देखिए, एक तो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है बेर इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, जबकि बेर इन्फिनेटिव में सिर्फ टू का प्रयोग नहीं होता, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो प्रयोग होता है लेकिन टू का साथ में प्रयोग नहीं होता। टू इन्फिनेटिव, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म वेयर द वर्ब इज प्रीसीडेड बाय टू। एग्जाम्पल्स, टू राइट, टू प्ले, टू बी, एटसेट्रा। Whereas bare infinitive की यदि हम बात करें तो this is the verb form that without to, write, play, be. अब इसमें to का प्रयोग हम नहीं करेंगे। Okay? There are some verbs which are always followed by infinitives. So हम यहाँ पर अब uses of infinitives को cover करेंगे। कुछ verbs ऐसे होते हैं जिनके साथ infinitives का आना बेहद आवश्यक है। मतलब infinitives के बिना ये sentence नहीं फॉर्म होंगे। यदि आपके सेंटेंस में वर्ब्स आ रहे हैं एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, केयर, सीज, कंसेंट, डिसाइड, डिटरमाइन, endeavor, fall, forget, hesitate, hope, learn, manage, neglect, prepare, promise, propose, refuse, regret, remember, seem, swear, undertake, all these verbs. इन सब verbs के बाद यदि कोई verb आता है तो दैट शुड बी इन इन्फिनेटिव फॉर्म, वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में होना चाहिए, और वो भी टू प्लस इन्फिनेटिव। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एग्री फॉर हेल्पिंग यू। अब देखिए, एग्री के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर हेल्पिंग यू। मैं सहमत हूँ इस बात से आपकी सहायता करने के लिए, है ना। तो आई एग्री टू हेल्प यू, यहाँ पर फॉर हेल्पिंग हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टू हेल्प यू। आई मैनेज्ड फॉर साउंडिंग काम। सो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है और इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या लिखेंगे, आई मैनेज्ड टू साउंड काम। ठीक है, मैंने मैनेज किया साउंड रहने के लिए या साउंड काम रहने के लिए। शी हेजिटेट्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ। अब इसमें देखिए हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, शी हेजिटेट्स टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। ओके, सो इस सेंटेंस में क्या एरर होगा, इस सेंटेंस में हेजिटेट्स के बाद टू इंट्रोड्यूस लिखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
अब कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यदि हम पर्पस और रीजन को शो करना चाहें, टू इंडिकेट द रीजन और पर्पस ऑफ एक्शन। एग्जांपल, शी वेंट टू द स्टोर टू बाय ग्रोसरीज। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शी वेंट टू स्टोर टू बाय यहाँ पर एक इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, आफ्टर एडजेक्टिव्स ऑफन यूज्ड आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स टू प्रोवाइड अ रीजन और एक्सप्लेनेशन। एग्जांपल्स, आई एम हैप्पी टू हेल्प, है ना, बहुत बार एडजेक्टिव्स के बाद भी हम इसको प्रयोग में लाते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑल्दो लेस कॉमन, इन्फिनेटिव्स कैन बी द सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टू err is human, to forgive divine। तो आपने सुनी होगी प्रोवर्ब काफी बार कि गलती करना इंसान की फितरत है, जबकि माफ करना भगवान की, है ना। After certain expressions, examples include it is time, it is easy, it is hard, etc. इस तरह के जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके साथ भी हम टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, it is time to go home, so it is time के बाद हमने टू का प्रयोग किया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, जो कि एक इन्फिनेटिव है और वो भी टू इन्फिनेटिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि स्प्लिट इन्फिनेटिव्स क्या हो। देखिए, जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, स्प्लिट मतलब कुछ भागों में तोड़ देना, है ना, डिवाइड कर देना। स्प्लिट इन्फिनेटिव अकर्स व्हेन एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज इज इंसर्टेड बिटवीन टू एंड द वर्ब। अब हमको अच्छे से पता है कि इन्फिनेटिव्स क्या होता है, टू प्लस वर्ब वन। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई एक एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव मींस इन्फिनेटिव्स को ऐसे ब्रेक में डिवाइड करते हैं, है ना। तो आपने जैसे टू प्लस वर्ब वन लिखा, तो उसके बीच में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को अगर आप इंसर्ट कर देंगे, दैट इज नोन एज स्प्लिट इन्फिनेटिव, दैट इज इट। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट व्हाई स्प्लिट इन्फिनेटिव्स कैन बी यूजफुल। She decided to quickly complete। अब देखिए, to quickly complete, टू प्लस वर्ब वन और उसके बीच में एक एडवर्ब आ गया, the task। She decided to quickly complete the task। In this case, placing quickly between to and complete emphasizes the speed of completing the task। जो emphasize करता है, जोर डालता है इस बात पे कि भाई आपको टास्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है ना, या कंप्लीट करना था इसलिए ऐसा किया। He promised, किस चीज के लिए प्रॉमिस किया, टू फेथफुली सपोर्ट। अब देखिए, टू और सपोर्ट के बीच में हमने क्या ऐड कर दिया, फेथफुली। उसने प्रॉमिस किया था कि वो फेथफुली सपोर्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो फेथफुली इस बात पे और एक तरह से जोर डाल के बता रहा है कि उसने कहा था वफादारी से सपोर्ट करेगा, है ना। द एडवर्ब फेथफुली emphasizes the nature of the support and placing it before the infinitive clarifies the intention। ओके, मतलब उसकी इंटेंशन यही थी इस बात के पीछे। दे वॉन्टेड टू केयरफुली एग्जामिन, वो चाहते थे केयरफुली एग्जामिन करना। तो केयरफुली इस वर्ब को, क्योंकि एक एडवर्ब है और ये इस वर्ब को एम्फसाइज करेगा। द एविडेंस प्लेसिंग केयरफुली बिफोर एग्जामिन हाईलाइट्स द थॉरोनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, सो इनको स्प्लिट इन्फिनेटिव्स बोला जाता है, जिसमें टू प्लस वर्ब वन के बीच में हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि एम्फसाइज करता है दिए हुए वर्ब पे। अब आ जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स मीन्स जहां पर टू का प्रयोग हम नहीं करते। एज मेंशन्ड, समटाइम्स द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब अपीयर्स विदाउट टू। इट इज कॉमन टू यूज द बेयर इन्फिनेटिव। And infinitives used without to after the verbs like help, watch, bid, dare, hear, let, make, need and see। तो जितने भी ये verbs हैं, इनके बाद हम bare infinitives का प्रयोग करते हैं। For example, आपने सुना होगा let me go, okay, let me do this work, let me do this work। तो यहाँ पर कभी क्या आप कहते हैं let me to do this work? No। क्या आप कभी कहते हैं let me to go now? No। In fact, you say let me go now, let me do this work, ओके, लेट मी गो। सो आप कभी भी इसमें टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इन सारे वर्ब्स के साथ आप सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन टू का साथ में प्रयोग नहीं करते। ओके, द पैटर्न ऑफ बेयर इन्फिनेटिव इज द मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनेटिव। वी डू नॉट इंसर्ट टू इन बिटवीन। ओके, आई बिड हिम टू क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि बिड के साथ हम लोग इन्फिनेटिव्स को अप्लाई करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स को, जहां पर टू का प्रयोग नहीं होता।
तो ऑब्वियसली इस सेंटेंस में जो क्विट है, तो क्विट तो हमारा वर्ब है जो कि यूज होगा, लेकिन टू साथ में यूज नहीं किया जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस, आई बिड हिम क्विट द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आई हर्ड द अलार्म क्लॉक टू बस, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप सेंटेंस बनाएंगे आई हर्ड द अलार्म क्लॉक बस। ओके, मैंने सुना अलार्म क्लॉक को बजते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब बस वो बजा था, है ना। एक तो होता है, देखिए आप लोग क्या बोलते हैं कि मैंने बजते हुए अलार्म क्लॉक को बजते हुए सुना। बजते हुए मतलब जब वो बज रहा था मैंने सुना। एक होता है कि जैसे आपने सुना था कि हाँ वो बजा तो था, है ना। तो उस केस में हम सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते। ओके, आफ्टर मोडेल वर्ब्स, जैसे कोई भी मोडेल वर्ब आ जाती है, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, कोई भी आ जाए मोडेल वर्ब्स, तो उनके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते। शी कैन सिंग ब्यूटिफुली, सो सिंग क्या हो जाता है आपका? वर्ब हो जाता है। ओके, एंड शी कैन मोडेल है, तो मोडेल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आफ्टर द एक्सप्रेशंस लाइक हैड बेटर, वुड रादर, यू हैड बेटर लीव नाउ, सो हैड बेटर, इस तरह के फ्रेजेस के बाद भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का प्रयोग करते हैं जो कि बेर इंफिनिटिव। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डू प्लस डेयर और डू प्लस नीड एग्जांपल्स। इफ द स्ट्रक्चर इज डू प्लस डेयर एंड डू प्लस नीड, द इन्फिनिटिव्स विल बी यूज्ड लाइक दिस, यू डू नॉट नीड वरी अबाउट अस, सो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, you do not need to worry about us. How did you dare come here? So इसको हम लिख सकते हैं, how did you dare to come here? Okay, कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेर इन्फिनिटिव्स पे। Prepositions after but and except take the infinitives without to. There is no alternative but to help him. अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय उसकी मदद करने के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बट हेल्प हिम। ओके, टू को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट हेल्प हिम। आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट टू सिट बाय द पूल एंड रिलैक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट सिट बाय द पूल एंड रिलैक्स। यहाँ पर हम सिट के एक्सेप्ट के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिट से पहले। ओके, ऐसे ही यहाँ पर बट के बाद टू का प्रयोग नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं इन्फिनिटिव्स वर्सेस जेरेंड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फिनिटिव्स में और जेरेंड में फर्क क्या होता है। भाई जब इन्फिनिटिव्स भी नाउन है, जेरेंड भी नाउन है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि इन्फिनिटिव में हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जेरेंड में वर्ब विद आईएनजी। लेकिन दोस्तों यही तक बात सीमित नहीं रहती, और भी इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं जो अब हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव्स और जेरेंड में क्या डिफरेंस होता है। Both infinitives to plus verb and gerunds verb plus ing can function as nouns. अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यदि कोई भी शब्द दिखने में वर्ब जैसा हो लेकिन वो काम करे नाउन वाले, तो या तो वो इन्फिनिटिव कहलाता है जेरेंड। और हमें ये भी अच्छी तरह से पता है कि इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब वन, लेकिन जेरेंड होता है वर्ब विद आईएनजी। लेकिन डिफरेंस आता है कि हम इन दोनों को यूज किस तरह से करें, मतलब कौन सी जगह होंगी जहां पर हमें वर्ब विद आईएनजी जेरेंड को यूज करना है, और कौन से ऐसे प्लेसेस होंगे जहां हमें इन्फिनिटिव्स को प्रयोग में लाना है। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट उसी को हमें अवॉइड करना है कि नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फिर इसको कैसे ओवरकम किया जाए ये हम यहाँ पर सीखेंगे। बट दे आर नॉट ऑलवेज इंटरचेंजेबल। सम वर्ब्स आर फॉलोड बाय जेरेंड्स, some by infinitives, and some can be followed by both with change in meaning, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही यूज हो सकता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हम सिर्फ और सिर्फ जेरेंड को प्रयोग में ला सकते हैं, कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम सिर्फ इन्फिनिटिव्स को ला सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनके बाद दोनों ही आ सकते हैं, इन्फिनिटिव्स भी और जेरेंड भी। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए उसको यहाँ पर जानते हैं। अगर एक सेंटेंस लिखा है शी लाइक्स टू स्विम, ये भी करेक्ट है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लाइक्स तो वर्ब हो गया, लेकिन ये टू स्विम एक जेरेंड है, सॉरी टू स्विम एक वर्ब एक नाउन है जो कि इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आना एक इन्फिनिटिव हो जाता है। और एक आता है शी लाइक्स स्विमिंग,
ये जेरेंड हो जाएगा, स्विम प्लस आईएनजी, ओके, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए दोनों में एक डिफरेंस क्या है और समानता क्या है। मैंने आपको बताया कि दोनों में लाइक्स वर्ब है, दोनों के बाद एक के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है जबकि एक के बाद जेरेंड। अब सेंटेंस तो दोनों ही सही है, तो जब भी मैं आपसे बोलूं शी लाइक्स, तो क्या कहना सही है, शी लाइक्स टू स्विम या शी लाइक्स स्विमिंग, क्या कहना बेटर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए वो जानते हैं। देखिए यदि मैं आपसे कहूँ शी लाइक्स टू स्विम, इसका मतलब उसको तैरना पसंद है, मतलब उस लड़की को तैरना आता है और उसे वो तैरना पसंद भी है, मतलब उसको वो कार्य पसंद है कि वो तैरना पसंद है। अब जैसे ही मैं कहूँ शी लाइक्स स्विमिंग, उसे स्विमिंग बड़ी पसंद है, क्या जरूरी है उस व्यक्ति को स्विमिंग आती हो। भाई मैं अगर कहूँ मुझे स्विमिंग पसंद है तो मुझे स्विमिंग आनी चाहिए, है ना। या मैं कहूँ मुझे स्विमिंग पसंद है, या मुझे किसी को स्विमिंग करते हुए देखना पसंद है, या कोई स्विमिंग करे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्विमिंग, है ना। अब क्या पता मुझे स्विमिंग आती है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, बट मैंने कहा मुझे स्विमिंग पसंद है, मतलब स्विमिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो मुझे बड़ी पसंद है। यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन जैसा एक ऑब्जेक्ट है जो कि मुझे बेहद पसंद है, वो मुझे आता है या नहीं इससे मतलब नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगी शी लाइक्स टू स्विम, इसका मतलब उसको खुद को तैरना पसंद है, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहूँ आई लाइक टू सिंग, मतलब मुझे गाना पसंद है, मतलब मैं खुद गाऊं ये मुझे पसंद है। लेकिन मैं कहूँ आई लाइक सिंगिंग, मुझे तो गाना बेहद पसंद है, किसी की सिंगिंग मुझे बेहद पसंद है। अब सिंगिंग मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आती नहीं है सिंगिंग करनी, लेकिन सिंगिंग कॉम्पिटिशंस को देखना, सिंगिंग सिंगर्स को गाते हुए देखना, या सिंगिंग रियलिटी शोज देखना मुझे बड़ा पसंद है। मुझे सिंगिंग बड़ी बड़ी पसंद है। वो बात अलग है कि मुझे सिंगिंग खुद को नहीं आती, है ना। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस हो जाता है। हो सकता है कि जब मैं कहूँ शी लाइक स्विमिंग तो उसको वो भी आता हो, स्विमिंग करनी आती हो, बट उसको वो स्विमिंग एज एन एक्टिविटी पसंद है ना। और शी लाइक्स टू स्विम मतलब उसको वो एज एन एक्शन पसंद है, ठीक है। तो जब भी हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो उसको वो एज एन एक्शन डील करेंगे, जबकि जब हम उसे एक जेरेंट की तरह पसंद करेंगे तो वो सिर्फ ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि एक एक्टिविटी को शो करता है। ओके, बस ये डिफरेंस होता है दोनों। अब परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होते हैं। द परफेक्ट इन्फिनेटिव हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, टू हैव, देन पास्ट पार्टिसिपल। It is often used to indicate actions that are completed with respect to other actions or time frames. She claimed to have seen the movie before. उसने देखिए अब परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें टू हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, तो टू के बाद हैव आएगा, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव फॉर्म, एंड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, she claimed to have this she claimed to have seen the movie before. उसने क्लेम किया कि ये मूवी उसकी देखी हुई है पहले भी। Let's elaborate. The two of the infinitives is not literally silent, but there are verbs and auxiliary verbs that which after which we use the base form of the verb, that is the bare infinitive without to. Okay, बेयर इन्फिनेटिव मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ होता है, मतलब जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन, ही कैन स्विम वेरी वेल। कुड, दे कुड मीट अस एट द कैफे लेटर। विल, आई विल कॉल यू टुमारो। Would, she would love to visit Paris someday. So आप यहाँ पर देख सकते हैं would, will, could, can, इनके बाद हमने verb की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, मतलब bare infinitives. Okay, फर्स्ट फॉर्म without to. Shall, we shall see what happens. Should, you should visit the doctor if you are feeling ill. May I come in? Might, it might rain. You must complete your assignment by tomorrow. सो आपने देखा कि मस्ट के बाद हमने कंप्लीट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट हिम गो। ओके, सो लेट के बाद हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव्स का ही प्रयोग करते हैं। सेम वे मेक इन एक्टिव वॉइस। अब देखिए मेक में हमारे पास 3-4 तरीके होते हैं जिसमें हम मेक का प्रयोग कर सकते हैं। मेक, मेड या इनमें से मेक की किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब का। अब मेक जब एक्टिव वॉइस में होगा, एक्टिव हमारे पास दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस, एक पैसिव सेंटेंस। तो एक्टिव वॉइस के केस में हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। दे मेड हिम अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। हालांकि जब हम इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, उसको अभी हम आगे समझेंगे। हेल्प, ही हेल्प्ड हर टू मूव
furniture. Okay, he helped her move the furniture. To का हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे. C, I saw him jump over the fence. मैंने उसको जंप करते हुए देखा, फेंस के ऊपर से जाते हुए देखा. She watched the kids play in the park. Here they heard him shout. I felt the ground shake beneath me. ओके, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका प्रयोग हम इन्फिनेटिव्स में करते हैं या फिर बेयर इन्फिनेटिव्स में, क्योंकि इनके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं. ओके, सो दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू. ओके, एंड दिस इज द यूज ऑफ बेयर इन्फिनेटिव्स. Bare infinitive expressions: had better, you had better check your work before submitting. I would rather eat at home than go out night. I cannot but admire her determination. Okay, मैं और कुछ नहीं लेकिन admire कर सकती हूँ उसकी determination को. After the semi-modal verbs, dare, we used when used without to. अब देखिए हमारे पास दो तरह के सेमी मोडल वर्ब्स हैं, एक डेयर और एक नीड. इन दोनों का जो हम प्रयोग करते हैं, जब नीड हमारा एज ए मोडल यूज होता है तो वहां पर दो केसेस होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. सेम वे डेयर के साथ होता है एक पॉजिटिव सेंस और एक नेगेटिव सेंस. सो डेयर और नीड को कभी भी यदि हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस मोडेल्स की तरह लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो हम वहां पर बेयर इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं, मतलब टू का प्रयोग नहीं करते. लेकिन अगर इनको पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे तो हम टू का प्रयोग अवश्य करते हैं. एग्जाम्पल्स: ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट देम. सो यहाँ पर डेयर नॉट का प्रयोग हुआ और ये एक नेगेटिव सेंस है, तो हमने यहाँ पर स्पीक यूज करा जो कि वर्ब की फर्स्ट. After, rather and sooner in certain comparative constructions, I would rather do it myself. I would sooner leave than wait. Okay, so इतने जितने भी ये sentences है इसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वो भी विदाउट टू. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. इन्फिनेटिव एक्टिव एंड पैसिव. अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी आपको मेक का इन्फिनेटिव बताया था कि मेक के इन्फिनेटिव बनाते वक्त हम याद रखते हैं कि टू का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं. तो दोस्तों आज हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको एक्टिव में यूज करो तो टू यूज नहीं होगा, जबकि पैसिव में आते ही उनके साथ टू का प्रयोग होता है. कैसे, आइए जानते हैं. When verbs like make, see, hear and help are in the active voice, they are typically followed by the base form of the verb, that is verb 1. However, when in the passive voice, they are often called by the two infinitive, that is 2 plus verb 1. Make, active, they made him do his homework. ठीक है, और वही अगर हम passive में बनाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, he was made. अब देखिए they made him की जगह क्या हो जाएगा, he was made to do his homework. ओके, सो यहाँ पर आपने टू डू का प्रयोग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मेक का एक्टिव सेंटेंस और इसको पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. अब ऐसे ही आ जाते हैं सी में. आई सॉ हर लीव अर्ली, और जैसे इसका पैसिव बनाएंगे, शी वाज सीन टू लीव अर्ली. ठीक है, उसको देखा गया जल्दी जाते हुए. हेल्प, शी हेल्प्ड हिम पैक, ही वाज हेल्प्ड टू पैक. Okay, though it is more common to simply say he was helped. Okay, now need के साथ भी यही केस रहेगा जैसे dare के साथ था. नीड अगर मोडेल की तरह यूज हुआ है तो नेगेटिव में हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, जबकि पॉजिटिव में टू का प्रयोग कर सकते हैं. बोथ नीड एंड डेयर can function as regular or formal normals or normal verbs or as modal auxiliary verbs. The behavior and structure will vary based on the classification. सबसे पहले आ जाता है need as a regular verb. When need functions as a regular verb, it indicates necessity or obligation and is followed by 2 plus verb 1. 2 plus infinitive. It can also form negatives and questions with do or does or did. Okay. Now examples देख लेते हैं. She needs to study for her exam. So she needs to study. So to study एक modal हो गया. He does not need to go to the meeting today. Okay. अब देखिए यहाँ पर does not need यहाँ पर एक तरह से main verb की तरह प्रयोग हो गया. Did they need to complete the assignment?
तो ये नीड टू आपका एक हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो नीड नॉट का प्रयोग करते, डज और डू का नहीं। ओके, need can be used as a modal as well. Need she come early? Does she need to come early? You need not worry about it. You do not need to worry about it. So ये अगर आप देखेंगे तो you need not worry, ये एक तरह से एक नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं मोडेल्स में, जो इसका ऑक्सिलरी का यूज है नीड एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेयर as regular verb. When dare is used as a regular verb, it often means to have the courage to do something. In this usage, it is followed by 2 plus verb 1 and can have negative forms with do, does, or did. Okay, examples. She dares to she dares to challenge the status quo. I did not I did not dare to ask him about it. Do you dare to face your fears? Okay. Dare के examples देख लेते हैं. As a modal auxiliary, in certain structures, dare behaves as a modal verb, especially in the questions and negatives. Dare he speak against the decision? Does he dare to speak against the decision? I dare not go out late. I do not dare to go out late. There are many verbs that are typically followed by infinitive constructions, and some have specific structures or rules associated with them. Okay. अब देखिए टू इन्फिनेटिव्स के यूजेस देख लेते हैं. Verbs followed by object 2 plus 1, 2 plus infinitive. These verbs are followed by an object, usually a pronoun or a noun, and then by two infinitive. Advice. She advised me to maintain accounts. Okay, तो advise किया, किस चीज के लिए advise किया? To maintain accounts. मैंने जैसे आपको बताया था पहले भी, जब हम कोई कार्य करते हैं किसी दूसरे कार्य को करने के लिए, तो वहां पर हम टू इन्फिनेटिव्स का प्रयोग करते हैं. अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं अलाउ के लिए बना हुआ है. सो अलाउ के साथ हम 2 plus verb 1 हमेशा ही यूज करते हैं. We do not allow visitors to take photographs. हम अलाउ नहीं करते हैं विजिटर्स को फोटोग्राफ्स लेने के लिए. ओके, सो जब हम कोई कार्य करते हैं या नहीं करते हैं किसी दूसरे कार्य को करने के लिए या ना करने के लिए, तो उसको उस स्ट्रक्चर को हम लोग इन्फिनेटिव्स में फॉर्म करते हैं. ओके, एनकरेज के साथ दे एनकरेज्ड हर, किस चीज के लिए? टू अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप. इनवाइट, आई इनवाइटेड हिम टू ज्वाइन आवर टीम. रिमाइंड, प्लीज रिमाइंड मी टू कॉल अनुज. Teach, she taught us to create a budget. He told me to wait in the lobby. She warned him to be careful. Okay, so इस तरह के जितने भी verbs हैं इनके बाद हम हमेशा infinitives का ही प्रयोग करेंगे. Verbs directly followed by 2 plus verb 1 without an object in between. Agree, she agreed to help. Decide, I decided to leave early. Accept, we accept to win. Hope, they hope to come next week. Offer, he offered to drive us to the airport. देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे वर्ब को लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ एक स्ट्रक्चर लर्न कीजिए कि यदि कोई काम करें किसी दूसरे काम को करने के लिए तो हमें इस स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है. Verbs that can be followed by either object 2 plus verb 1 or directly by 2 plus verb 1. So इस केस में क्या होता है? जैसे want है, I want to go far, I want to go, डायरेक्ट बोला गया है. I want her to go, so with an object आ गया है. Okay, the plants need to be watered, direct. The plants need some water, some to water them. Okay, or someone to water them. ठीक है, प्लांट्स को चाहिए कि कोई उनको पानी डाल दे. Like, I would like to see that movie. ये डायरेक्ट है. I would like you to see that movie. भाई एक तो होता है I like to see the movie. Okay, I like to see that movie मतलब मैं उस मूवी को देखना चाहती हूँ. जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने कहा I would like you to see that movie. मैं चाहती हूँ कि तुम उस मूवी को देखो. ओके, सो यहाँ पर बस यही चेंज है. तो ये थर्ड सेंटेंस हो जाएगा. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. Verbs followed by question words 2 plus verb 1. Okay.
These verbs are typically followed by question words like how, where, what, who, when, etc. Okay, especially why. Okay, and then a to infinitive. I learned how to cook. देखिए, जब भी इस तरह के वर्ब्स आ जाएंगे, जैसे लर्न है, डिसाइड है, नो है, तो उसमें हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ, वेयर, व्हाट, हु, एटसेट्रा. आई लर्न हाउ टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंडमदर. डिसाइड, शी कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो ऑन द वेकेशन. अब देखिए यहाँ पर जैसे आया लर्न, मैंने सीखा, क्या सीखा? हाउ टू कुक, कि किस तरह से खाना पकाया जाए. फ्रॉम माई ग्रैंडमदर, मैंने अपनी ग्रैंडमदर से ही खाना बनाना सीखा है. शी कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो ऑन वेकेशन. जैसे आप देख पा रहे हैं दोनों के लिए कि ये किस सिचुएशन में है. इन्होंने अपनी ग्रैंडमदर से ही खाना बनाना सीखा है. इन्होंने ये अभी तक कंफ्यूजन में है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, डायरेक्ट उनको नहीं लिखते. सो आई लर्न हाउ टू कुक फ्रॉम माई ग्रैंडमदर. शी कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो ऑन द वेकेशन. वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि उसको वेकेशन पे कहाँ जाना है, मतलब छुट्टी में कहाँ जाना है. नो, ही नोज व्हेन टू स्पीक. उसे नहीं पता कि कब बोलना है, क्या बोलना है. ओके, अब आ जाते हैं टू इन्फिनेटिव्स के और यूजेस पर. व्हेन टू इन्फिनेटिव्स आर कनेक्टेड विद कंजक्शंस और कंपैरेटिव वर्ड्स, इट इज कॉमन टू ओमिट द टू फ्रॉम द सेकंड इन्फिनेटिव, or you can say bare infinitive. And I want to study hard and pass my exams instead of to study and to pass. Or would you prefer to dine in order to take out? So इसमें हम क्या बोलेंगे? Instead of to dine to order or to order, उसकी जगह पर हम बोलेंगे would you prefer to dine or order take out? Okay. But in the sense of accept, he does nothing but complain. मतलब वह कुछ भी नहीं करती सिवाय complain के. Then she would rather travel by the train, okay, than fly. So instead of then to fly, we can travel. Okay. Now let us move to the next one. यूजिंग इन्फिनेटिव्स आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. अब देखिए जितने भी सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो जाता है. और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर्स हो जाते हैं. एंड द वर्ड ओनली और ओनली इज कॉमन कंस्ट्रक्शन. ये बिल्कुल कॉमन कंस्ट्रक्शन है. एग्जाम्पल्स जैसे आपने देखा यहाँ पर, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश. सर इसमें जो हमारे पास जो फ्रेज आएगा वो क्या हो जाएगा? बेस्ट वे टू लर्न. ओके, शी इज द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट. It is the easiest method to solve the problem. He was the first to arrive at the party. She is always the first to volunteer for the extra books. She was the second to know the secret. Okay, she was the second to know the secret. Okay, so इस तरह के जितने भी verbs हैं वो हमें 2+ infinitives में लिखने हैं. Using infinitives after adjectives like easy, hard, difficult, impossible, good, and ready helps to specify the action related to the quality described by the adjective. अब देखिए, यदि इन एडजेक्टिव्स के साथ हमने इन्फिनेटिव्स का प्रयोग किया, मतलब 2+ वर्ब 1 का, तो ये जितनी भी क्वालिटीज हैं ये दर्शाते हैं कि ये क्वालिटीज से रिलेटेड जो एक्शन है वो किस तरह से, उनकी क्वालिटी क्या रहेगी. जैसे मान लीजिए कोई एक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो मैं कह सकती हूँ इट इज डिफिकल्ट टू डू. ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना, तो इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कठिन है करने के लिए, है ना. तो इस तरह के इन्फिनेटिव्स को हम यहाँ पर प्रयोग में ला सकते हैं. It is easy to understand the concept when she explains it. So it is easy for what? To understand. The software is easy to use. It is hard to believe that is to be. The puzzle is hard to solve. It is difficult to find a job in this economy. When using quantifying determiners followed by nouns, it is common to use the 2+ verb 1 structure to indicate a specific action related to the quantity. He has a few books to read during summer. So आपने देखा a few books, अब ये एक नंबर आ गया और नंबर के साथ हमने
to plus verb 1 का प्रयोग किया. There are a few tasks to complete before we can wrap up the project. There is little time, बहुत कम समय, ना के बराबर समय, किस चीज के लिए? To waste the deadline is approaching. She has little patience for what? To deal with such issues. We have plenty of food to eat at the picnic. When using verbs like learn, forget, know, remember and similar ones, you can insert a WH pronoun. देखिए ये WH pronoun है, मतलब जिसमें WH वाले words आते हैं, जैसे कि what, how, where, when, why, who, which. Okay? So ये जितने भी words हैं, interrogative words हैं, question words हैं, जो कि WH की family से belong करते हैं. Before an infinitive to make the statement more specific and informative. For example, learn. So I learned how to cook from my grandmother. She learned where to find the best clothes. Forget. I forgot how to solve this math problem. He forgot where to meet us. So now, do you know how to dance? She knows where to go for the best coffee. I remember how to play the guitar. Can you remember where to find that book? So इस तरह से हम लोग remember के साथ verb plus infinitive का प्रयोग कर सकते हैं. अब देखिए two infinitives के और uses क्या हैं? The movie is to start at 8 p.m. अब देखिए is to start मतलब इतने बजे start होनी है. The movie will start at 8 p.m. The guests are to arrive soon. अब देखिए एक तो होता है जैसे हम लोग बोलते हैं are to, एक होता है have to और एक होता है want to. जैसे मैं कहूँ I want to do this work, तो इसका मतलब होता है कि मैं ये कार्य करना चाहती हूँ. If I say I have to do this work, मतलब ये मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा. और अगर मैं कहती हूँ I am to do this work, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई मुझे कार्य करना है, और या फिर मुझे अब ये कार्य करना है. जैसे मैंने कहा I am to go home, मतलब मुझे अब घर जाना है. ठीक है, तो ये am to मतलब जो कार्य मुझे करना है, ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सिंपल. जैसे मैंने कहा अब मैं ये कार्य करने जा रही हूँ या मुझे ये कार्य करना है, तब हम उसमें am to, is to, are to इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं. मतलब be के पास to को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर सकते हैं. अदरवाइज ये सिंपल जो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम लोग आई एम टू और आई जैसे आई हैव टू, इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस में भी हम प्रयोग में लाते हैं. The students were to take an exam but it got postponed. कि स्टूडेंट्स को एग्जाम देना था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया. The shipment was to arrive yesterday. जो शिपमेंट है उसको कल आना था. Okay, so was to means कल आना था. Using the structure has, have, had, will have plus infinitive often conveys an obligation, necessity or expectation regarding an action. This structure is formal and typically used in formal, official and planned contexts. For example, has and have, she has to work late tonight. You said देर रात तक काम करना पड़ता है. They have to complete their assignments by Monday. Okay, उनको अपने जो assignments है वो Monday तक complete करने होंगे. Okay, they are required to finish their assignment. She had to attend the meeting, so she missed the party. उसको एक पार्टी को अटेंड करना था, एक मीटिंग को अटेंड करना था, इसलिए उसने पार्टी को छोड़ दिया. They had to submit the report last week. There was a requirement to submit the report. Will have, she will have to complete, she will have to study hard to pass the exam. So she was obligated to study hard. We will have to leave early to catch the flight. There will be a necessity to leave early. Okay. अब जेरेंड की बात कर लेते हैं. जेरेंड में क्या होता है, देखिए इन्फिनेटिव्स तो हम पूरा पढ़ चुके हैं. जेरेंड में मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो एक नाउन का रोल प्ले करे, मतलब या तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो या ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो हमारा जेरेंड होता है. A gerund is the ing form of a verb that functions as a noun in a sentence. It can be a subject, an object, or a subject complement in a sentence. Essentially, it is when an action expressed by the present is turned into the way and into an entity or a concept that is expressed as a noun. For example, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. अब देखिए स्विमिंग तैरने के लिए अच्छा है.
या स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर कोई तैर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमने वर्ब प्लस आईएनजी को प्रयोग किया है, तो स्विमिंग यहाँ पर एक जेरेंड हो जाएगा। शी एंजॉयज रीडिंग, उसको पसंद है, क्या पसंद है? रीडिंग। वन ऑफ माई हॉबीज इज पेंटिंग, मेरी एक हॉबी है कौन सी? पेंटिंग। ओके, मेरी हॉबीज में से एक हॉबी है मेरी पेंटिंग। ओके, सो ये भी एक जेरेंड हो जाता है। एज अ सब्जेक्ट, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो रनिंग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ट्रैवलिंग कैन बी एक्साइटिंग, सो ट्रैवलिंग भी यहाँ पर जेरेंड की तरह यूज हुआ है। आफ्टर प्रपोजिशंस, शी इज इंटरेस्टेड इन वर्किंग अब्रॉड, वो इंटरेस्टेड है किसमें? वर्किंग अब्रॉड। ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। शी एंजॉयज, उसको पसंद है, क्या पसंद है? डांसिंग। आई हेट क्लीनिंग, क्या पसंद, क्या नापसंद है मुझे? क्लीनिंग माई रूम। दे फिनिश्ड वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, तो अब हम gerund और participles में डिफरेंस देखते हैं। While both gerunds and present participles have ing form, they serve different functions in sentences. A gerund functions as a noun, that is, I love swimming. So देखिए, I love, मुझे क्या पसंद है, तो क्या का जवाब देने वाला हूँ, यहाँ पर वर्ड स्विमिंग है, स्विमिंग एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। A present participle functions as an adjective. This swimming child is my niece. Okay, so swimming child means तैरता हुआ बच्चा मेरा नीस है। ओके, मेरी नीस है। ओके, भतीजी है। तो यहाँ पर स्विमिंग चाइल्ड, अब चाइल्ड को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? स्विमिंग, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। Certain verbs can be followed by either a gerund or an infinitive but might have change in meaning. I remembered locking the door. मुझे याद रहा दरवाजे को लॉक करना। ओके, I remembered to lock the door. ये एक infinitive हो जाता है। I remembered that I needed to lock the door and so I did. I had the memory of action of locking the door. देखिए, जिस वक्त आप लॉक कर रहे थे डोर को, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद है कि नहीं, मैं डोर को लॉक कर रही थी, तब तो मुझे याद है कि मैं लॉक कर रही थी, ये मुझे याद आता है। ठीक है, अब आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद रखा कि डोर को लॉक करना। ठीक है, तो ये दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। यही डिफरेंस होता है gerund में और infinitive। ओके, gerund uses some verbs only take gerunds, some only take infinitives, and some can take both with change in meaning. It is beneficial to be familiar with common patterns and expectations. Some verbs are always followed by gerunds, that is verb plus ing, and for example, enjoy, avoid, mind, dislike, detest, prevent, risk, keep, start, stop. इनके बाद हम हमेशा gerunds का ही प्रयोग करते हैं। For example, start doing your work, stop talking, है ना? तो इस तरह से हम लोग keep smiling, हम लोग इन वर्ड्स के बाद gerunds का प्रयोग करते हैं, मतलब verb with ing। ओके, enjoy, she enjoys reading novels in her free time. उसे पसंद है, क्या पसंद है? नॉवल पढ़ना अपने फ्री टाइम में। लव, their love for traveling, उनका जो प्यार है ट्रैवलिंग से, took them to many exotic destinations. Like he likes playing saucer with his friends. Dislike, my friend dislikes cooking, so we usually go out to eat instead. Hate, they hate waiting in long lines at the grocery store. Prefer, do you prefer working alone or as a part of a team? Start, the team started working on the project yesterday. Okay, it was yesterday. Continue, she decided to continue studying for her exams late into the night. Avoid, I always avoid walking alone in the neighborhood at night. Quit, she quit smoking after years of struggling with the habit. Now, she quit smoking, उसने क्विट कर दिया, किस चीज को क्विट कर दिया? स्मोकिंग, है ना? तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ और भी देखिए, कभी भी अगर कुछ एक्सप्रेशंस आ जाएं, यूं तो हम हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाएं जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, गिवन टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, यूज्ड टू, एटसेट्रा, इनके बाद हम हमेशा जेरेंड्स का मतलब वर्ब विद आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक. She is looking forward to going on a vacation this summer. She studied diligently with a view to improving grades. She is given to singing loudly in the shower every morning.
John is given to eating junk food late at night. They are addicted to listening to the music all day long. Mary is addicted to reading mystery novels. She is prone to overthinking, which often leads to anxiety. Start. We started playing tennis. Gerund indicating the beginning of an ongoing action. We started to play tennis. Infinitive indicating the beginning of a specific action. Okay. ट्राई, अब ट्राई में भी यूज कर सकते हैं, जैसे शी ट्राइड स्कीइंग, उसने ट्राई किया, क्या ट्राई किया? स्कीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, डिड अटेम्प्टिंग द एक्टिविटी। शी ट्राइड टू स्काई, अभी देखिए यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया जबकि यहाँ पर नाउन था। ओके, मैंने कहा कि उसने स्की करने की कोशिश तो की थी, मतलब स्केट चलाने की कोशिश तो की थी, बट इट वाज डिफिकल्ट। इन्फिनेटिव अटेम्प्टिंग टू डू समथिंग स्पेसिफिक। Note that while these verbs can be followed by either gerunds or infinitives, the choice of one depends on the intended meaning of the sentence or the required sense of the sentence. The use of gerunds and infinitives after these verbs can also be influenced by specific grammatical structures and idiomatic usages. अब जेरेंट प्रपोजिशंस देखिए, जब भी कभी कोई भी प्रपोजिशन होता है एक्सेप्ट टू, तो उसके बाद हम हमेशा जेरेंट का ही प्रयोग करते हैं, मतलब वर्ब विद आईएनजी का। प्रपोजिशंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंट्स। थैंक्स टू यू फॉर हेल्पिंग मी। सो फॉर एक प्रपोजिशन है जिसके बाद हमने जेरेंट का प्रयोग किया। शी इज एक्साइटेड अबाउट व्हाट? ट्रैवलिंग टू यूरोप। दे कम्युनिकेटेड बाय राइटिंग लेटर्स। ही कीप्स फिट बाय जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। After finishing her assignment, she went to bed. She always drinks a cup of tea before going to sleep. अब देखिए, कभी भी अगर सेंटेंस में कोई जिरेंड आता है तो जिरेंड से पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो दैट शुड बी इन पॉजिटिव केस ऑलवेज। ओके, पॉजिटिव केस मीन जहां पर हम अपॉस्ट्रोफी एस को शो करते हैं। वी ऑलवेज यूज नाउन और प्रोनाउन or adjective in possessive case before gerunds. Okay, it should be noun. My singing is improving. So singing एक gerund है जिससे पहले हमने my का प्रयोग किया। Her cooking skills are exceptional. So यहाँ पर cooking है, cooking एक gerund है जिससे पहले हमने her का प्रयोग किया। Obviously cooking यहाँ पर हमारा participle भी है। Our winning the championship was a great achievement. So यहाँ पर winning एक noun है और आर ये पॉजिटिव केस हो जाएगा। माई ब्रदर्स सिंगिंग इज अमेजिंग, यहाँ पर हमने माई का प्रयोग किया। हर डॉग्स बार्किंग वोक मी अप। आई डिड नॉट लाइक हिज गोइंग टू पुणे विदाउट मी। ओके, यहाँ पर गोइंग एक जेरेंड है जिससे पहले हिज आ रहा है जो कि एक पॉजिटिव केस। ओके, कि मुझे उसका पुणे अकेले जाना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर पार्टिसिपल्स को देखेंगे, पार्टिसिपल क्या होते हैं। A participle is a verb form that can function as an adjective in a sentence. English has two main types of participles, in the present participle and the past participle. Introduction: present participle formed by adding ing to the base form of verb. Examples: running, singing, writing. Use: it can describe an ongoing action when used in continuous verb tenses, or can function as an adjective. The running water was cold. Running water means बहता हुआ पानी, है ना। Here running describes the water. Often formed by adding ed. ज्यादातर हम लोग इसमें ed क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज होती है to the base form of regular verbs, but mainly as the irregular verbs and have unique forms. Examples: run, ran, ran, run, sing, sang, sung, write, wrote, written. Okay. Use: it can describe a completed action when used in perfect verb tenses or function as an adjective. The written word is powerful. Here written describes the word. Okay. So देखिए यहाँ पर verb एक noun हो जाता है और written एक participle हो जाएगा जो कि इसको describe कर रहा है। Forming verb tenses, participles are used in combination with auxiliary verbs to form various tenses. Present continuous is our am, running, singing, and writing. Present perfect has and have, then run, sung, and written. As adjectives, both present and past participles can describe nouns. The shattered glass cut his hand.
The crying baby needs attention. Okay. Beyond the present and past participle, there is also perfect participle which combines having plus past participle. जहां पर हम having के साथ verb की थर्ड फॉर्म को लगा दें या फिर being के साथ verb की थर्ड फॉर्म, तो वो हमारा perfect participle कहलाता है. Example, having finished her meal, she went out for a walk. Potential pitfalls, confusion with gerunds. Both gerunds and present participles end in ing, but they serve different functions. Gerunds act as nouns, while present participles act as verbs within verb tenses or as adjectives. Running is fun, gerund as noun. Okay, she's running, present participle in a verb tense. Okay. Many common verbs have irregular past participles, so they need to be memorized. The active forms of participles, that is verb plus ing or having plus verb third form, are used when the subject is the doer of the action. Whereas the passive forms of participles, that is verb third, being plus verb third, having been a verb third, okay, are used when the action is done to the subject rather than by the subject. Okay. इट मीन्स डन टू दी सब्जेक्ट, इट मीन्स वो सब्जेक्ट के लिए किया गया है, ना कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया. एक्टिव पार्टिसिपल्स जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी हम यूज करेंगे. प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इंडिकेट्स एन ऑनगोइंग एक्शन दैट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग. एग्जाम्पल, वॉचिंग द सनसेट, मारिया फेल्ट एट पीस. अब देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सनसेट को देखते वक्त मारिया को बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे शांति से उसको मिली. तो वॉचिंग द सनसेट इसका मतलब जिस वक्त वो सनसेट देख रही है. ओके, Maria is the one watching the sunset. Okay, so ये वर्ब अभी प्रोसेस में है. Active participles having plus verb third form. It indicates an action that was completed before another action took place. The subject of the main clause is usually the one that performed the earlier action. Example, having finished his work, John went out to play. So John is the one who finished his homework or finished his work. Passive participles, verb की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पर. पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव फॉर्म. इट इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट हैज बीन अफेक्टेड बाय द एक्शन. ओके, कि जो असर है वो सब्जेक्ट पर हुआ है, वो उसको असर पड़ा है इस एक्शन के बाद से. इंट्रूग्ड बाय द मिस्ट्री, मतलब इंट्रूग्ड बाय द मिस्ट्री मींस बिल्कुल शेकन हो जा. ओके, शी डिसाइडेड टू रीड द बुक. द मिस्ट्री इंट्रूग्ड. Passive participles, being plus verb third form. This indicates an ongoing passive action. Being questioned by the police, he felt nervous. Question पूछे जो द्वारा पूछे जाना, एकदम being questioned by the police, जैसे पुलिस ने उसको क्वेश्चन किया, he felt nervous. He was one being questioned by the police. Okay. Having been, then verb third form, present perfect passive participle. This indicates an action that had been done to the subject before another action took place. Examples, having been warned about the storm, we decided to stay indoors. Some warned us about the storm. Passive participles rule 2. The present participle verb plus ing, being plus verb third form, is often used to describe actions that occur concurrently with the main action, where the difference between them is negligible or when they follow a specific sequence. The being verb 3 form especially denotes an ongoing passive action. देखिए, अभी तक हमने जितने भी ये पढ़े, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स थे, जिसमें हमने जेरेंट्स को पढ़ा, इन्फिनेटिव्स को पढ़ा एंड पार्टिसिपल को पढ़ा. उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी. अब हम यहाँ पर मॉडल्स को शुरू करेंगे. इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. मॉडल वर्ब्स, ऑफन सिंपली रेफर्ड टू एज मॉडल्स, आर कैटेगरी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट प्ले अ क्रूशियल रोल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सप्रेसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन. देखिए, मॉडल्स का प्रयोग वहां करते हैं जहां सेंटेंस सिर्फ इमेजिनेशन के होते हैं, इमेजिनरी होते हैं. जो कुछ भी चीज पक्की नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड है, या फिर जो कुछ भी है या हो सकता था, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है. मतलब जहां पर हम मॉडल्स का प्रयोग करेंगे वो प्योर एक इमेजिनेशन है. ओके,
तो जब भी कोई काम ऐसा नहीं होगा जो हो चुका है या होता है या होगा, जिसमें होगा मतलब जो फ्यूचर में आकर हो सकता है, उसमें ही हम सिर्फ मोडेल्स का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। Modals are used to modify the meaning of the main verb in a sentence, providing additional information about the action or state described. These verbs are unique as they have a specific characteristic and do not follow the same rules as regular verbs. A modal verb is a type of helping verb used to express ideas such as ability, possibility, permission and obligation. यहाँ पर जो modal verbs होते हैं वो एक ऐसे helping verb होते हैं जो कि express करते हैं एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, इस तरह के शब्दों को जो जाहिर करे, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो मोडेल्स होते हैं। कॉमन मोडेल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओके, और विल, शेड, वुड, शुड, विल, वुड, शेल, शुड, ought to, तो ये सारे हमारे मोडेल्स हैं। परमिशन, अब जैसे मान लीजिए परमिशन, सबसे पहले हम बात पढ़ेंगे मे की, तो सबसे पहला मोडेल हम पढ़ेंगे मे। मे किसके लिए काम आता है कि परमिशन अगर देनी हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। मे आई बोरो योर पेन, अब मे एक फॉर्मल परमिशन में यूज होता है, जैसे कभी भी आप टीचर से या अपने किसी बड़े से, किसी रेस्पेक्टफुल से आप अगर परमिशन मांगेंगे या परमिशन सीख करेंगे तो आप मे का प्रयोग करेंगे। ओके, सो मे आई बोरो योर पेन, यू मे लीव द क्लासरूम व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर टेस्ट। ओके, possibility, he may stay with us for some days. She may be at home by now, I'm not sure. Past possibility, I might have forgotten my keys in the office. He might have forgotten about our appointment yesterday, that is why he didn't show up. Possibility, the weather is fine, it might rain. I might go to the party tonight depending on how I feel. एबिलिटी, शी कैन सॉल्व क्यूब। अब देखिए कैन कब यूज होता है किसी एबिलिटी को शो करने के लिए, तो शी कैन सॉल्व क्यूब इन फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स, मतलब थोड़े ही समय में वो क्यूब को सॉल्व कर सकता है। ही कैन प्ले द पियानो ब्यूटिफुली। रिक्वेस्ट इनफॉर्मल में, जब भी हम किसी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम कैन का प्रयोग करते हैं, जबकि फॉर्मल में मे का प्रयोग होता है। कैन यू ड्रॉप मी एट द कॉलेज, और कैन यू ड्रॉप मी टू द कॉलेज। Can you tell me where the nearest restroom is? Permission, permission के लिए भी हम लोग can का प्रयोग करते हैं। Can I use your laptop for some time? ये भी informal होनी चाहिए। Formal में हम लोग may का प्रयोग करते हैं। Can I use your phone to make a quick call? Ability, past ability को show करने के लिए हम लोग could का प्रयोग करते हैं। She could dance continuously for a long time when she was young, but now she can't. जब वो यंग थी तो वो काफी लंबे समय तक डांस कर सकती थी कंटिन्यूसली, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सॉरी, शी कुड स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली बट शी लिव्ड इन पेरिस व्हेन शी लिव्ड इन पेरिस। वह बहुत अच्छे से फ्रेंच बोल सकती थी जब वो पेरिस में रहती थी। रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लॉक द डोर व्हेन यू लीव। जब हम किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। Could you lend me your notes for the lecture? Possibility को शो करने के लिए हम लोग could का प्रयोग करते हैं। He could have saved himself from falling. वो अपने आप को बचा सकता था गिरने से, लेकिन ये past की possibility को शो करेगा। He could be at home by now. Let me give him a call. वो अब तक अपने घर पहुंच गया होगा, चलो अब मैं उसे कॉल कर लेता हूँ या कर लेती। अब शुड हम यूज करते हैं जब हम हमारी कोई ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन हो, तब हम शुड का प्रयोग करना चाहिए। One should follow the traffic rules, जो हमारे फर्ज होते हैं। You should complete your assignments before the deadline. Okay. Advice: you should not eat junk food. You should exercise regularly to stay healthy. Choice, जब हम choice को शो करते हैं तो हम would का प्रयोग करते हैं। I would prefer tea or coffee. Would you mind passing me the salt, please? Request: would you mind lending me some money? Would you please pass me the salt? Offer, जब हम किसी को ऑफर करते हैं। Would you like to have some coffee? Would you like me to help you with your luggage? Okay, क्या मैं आपकी लगेज उठाने में सहायता कर सकती हूँ? Past of will, और ये will के past की तरह भी यूज होते हैं। She said that she would send me all the details by email. If I won the lottery, I would buy a big house.
ओके, सो कंडीशन में भी यूज होता है, इमेजिनेशन में भी यूज होते हैं। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई ओवर द वर्ल्ड, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, सो इस तरह से इमेजिनेशन को भी इस वुड शब्द से शो किया जा सकता है। अब आ जाते हैं मस्ट। मस्ट का यूज करते हैं जब कोई चीज बेहद जरूरी, हद से ज्यादा जरूरी, नेसेसिटी। यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। अब देखिए, मस्ट को एक और तरह से शो किया जाता है, जैसे एक वर्ड होता है मे, एक वर्ड होता है माइट, और एक वर्ड होता है मस्ट। तो ये तीनों हमारे पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं। अब पॉसिबिलिटी में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एक पॉसिबिलिटी होती है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, एक होती है हायर पॉसिबिलिटी, और एक होती है लो पॉसिबिलिटी। मतलब किसी चीज के होने की संभावना या तो सबसे ज्यादा अधिक है, या अधिकतम है, और या फिर बहुत कम। तो उसमें हम मे, माइट या मस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? सपोज कीजिए मौसम बहुत सुहाना है, बिल्कुल आंधी टाइप की चल रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्लाउड्स घटा हो रखी है, बिल्कुल धूप नहीं है, तो हम कह सकते हैं आज बारिश होगी, इसकी पूरी संभावना है। अब पता तो नहीं ना होगी, बट हम एक संभावना लगा सकते हैं कि भाई मौसम ऐसा है कि बारिश हो सकती है, तो हम कह सकते हैं इट मे रेन टुडे, क्योंकि इसकी संभावना बहुत अधिक है। माइट का प्रयोग किया जाता है, सपोज कीजिए कि इस चीज की संभावना बिल्कुल नहीं है, सपोज कीजिए बिल्कुल क्लाउडी सा सीजन है, बिल्कुल क्लाउड्स मतलब बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है, धूप निकल रही है अच्छे से, तो हम कह सकते हैं शायद ही बारिश होगी। और मस्ट, मस्ट कहते हैं जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और उसके हमेशा मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, मतलब हमेशा A+ ग्रेड आता है, या फिर अगर आप उसको देखें तो वो क्लास में हमेशा टॉप करता है, तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये व्यक्ति ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, है ना। अब ये भी तो हो सकता है कि वो चीटर हो, मुन्ना भाई MBBS टाइप, है ना। तो जिसकी पॉसिबिलिटी हाईएस्ट हो, बट आप एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते अनलेस यू नो हिम पर्सनली, बट आप उसकी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी हाईएस्ट है, तो उस केस में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। सो नेसेसिटी को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यू मस्ट लर्न हाउ टू ड्राइव, यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो, strong determination, I must work hard for this project, we must find a solution to this problem as soon as possible. The strong obligation, you must apologize for your mistakes. आपने देखा होगा जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं उसमें भी मस्ट का ही प्रयोग किया गया होता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है तो भी आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। We must respect others people privacy. Okay? Other people's privacy. मोरल ड्यूटी, बी और टू। अब हम O2 को देखेंगे। अब देखिए O2 दोनों साथ साथ आने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी कभी कोई मोडेल्स होंगे तो मोडेल्स के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। मोरल ड्यूटी, वी ought टू हेल्प पुअर एंड नीडी, यू ought टू ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। पास्ट एक्सपीरियंस, हैबिट, we used to sit on cots under the tree when we went to Nani's home. अब used to हम कब यूज करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंस को शो करने के लिए, कि हम जब अपनी नानी के घर जाया करते थे तो हम खाट पर बैठा करते थे पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, यूज टू को जब यूज किया जाता है तो दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो ऐसे मॉडल्स की जब हम पास्ट की हैबिट, भाई हम पास्ट में बहुत से काम किया करते थे तो उनको शो करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यूज टू को हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि इस चीज के आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। जैसे वह उसका आदी हो चुका है, वह मोबाइल का यूज टू हो चुका है। यूज टू मतलब आदी हो चुका है ना। तो दोनों यूज टू में फर्क है, एक में वो एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, जबकि दूसरे में वो एक आप कह सकते हैं कि मॉडल की तरह यूज हो रहा है, तो वो पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है। दूसरे में वो एडजेक्टिव है जिसमें वो हैबिचुअल होने को शो कर रहा है। ठीक है, किसी का एडिक्टेड हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। She used to go for a run every morning before work. Present habit, I'm used to working till late. They used to jog together in the park every morning. Okay, present habit. Okay, so ये सारा हमारा जितने भी हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ा, सारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का यहाँ पर कंसेप्ट था। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े हैं, पास्ट पार्टिसिपल पढ़े हैं, मतलब पार्टिसिपल्स को पढ़ा है, इन्फिनेटिव्स को पढ़ा है, जेरेंड्स को पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि कौन से वर्ब्स के बाद उनका प्रयोग होना चाहिए। ये सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कहाँ पर किन शब्दों का किस तरह से प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जितने भी वर्ब्स के PYQs हैं उनको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू यू। धन्यवाद।